गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता है क्लास 11th NCERT मैथ प्रश्नावली 9 और सरल रेखा से संबंधित सवाल चल रहा है। प्रश्नावली 9 के 9.1, 9.2, 9.3 तक के सारे क्वेश्चन हो चुके। आज जो है आप 9 के विविध क्वेश्चन को सॉल्व करना है। विविध क्वेश्चन में आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं? 21 से आज 22 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उन दोनों क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में लेंगे, क्योंकि ये भी दोनों क्वेश्चन लॉन्ग हैं और वो भी दोनों क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के हैं, यानी वो लंबे हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए 2-2 क्वेश्चन करके हमने इसको सॉल्व कराने का प्रयास किया। चलिए चलते हैं, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहा है समांतर रेखाओं, कितना दिया गया? 9x + 6y - 7 = 0 ये दिया गया है, और 3x + 2y + 6 = 0। समदूरस्थ रेखाओं का समीकरण ज्ञात करिए। एक चीज ये आप बताइए, अगर 2 रेखा दी गई है और उन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी आपको कहता है ज्ञात करने के लिए, तो आप कौन सा फार्मूला लगाते हैं? तो चलिए थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ आपको चर्चा कर देता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 2 समीकरण आपको दे दिया, क्या दे दिया? ax + by + c1 = 0 ये दे दिया। अगला समीकरण दे दिया ax + by + c2 = 0। इसका कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ x का गुणांक पहले समीकरण में जो रहेगा वही दूसरे समीकरण में भी x का गुणांक रहेगा। y का गुणांक जो पहले समीकरण में रहेगा वही y का गुणांक दूसरे समीकरण में रहेगा। लेकिन आपका जो c रहेगा पहले समीकरण में वह कुछ और रहेगा, दूसरे समीकरण में कुछ और रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको इसमें सॉल्व करने की जरूरत यही है, इन दोनों रेखाओं, ये कह रहा है 2 रेखा है जो आपस में क्या है? समांतर है। यही क्वेश्चन में भी आपको यहाँ कह रहा है 2 रेखा है आपस में समांतर है, इनके बीच की दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो दूरी ज्ञात करने के लिए आप फार्मूला यही लगाते हैं, क्या लिखते हैं? c1 - c2 बटे रूट में क्या लिखते हैं? a² + b²। यही आपका फार्मूला होता है, ये मान होता है। यहाँ तक समझ गए? लेकिन यहाँ क्वेश्चन में अगर दूरी की बात कहाँ होता, देखिए इस क्वेश्चन में अगर कहीं भी दूरी की चर्चा किया होता इसमें, तो हम क्या करते? यही फार्मूला लगा के तुरंत हम दूरी आपको ज्ञात कर देते। लेकिन इसमें कह रहा है रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे? जब आप दूरी ज्ञात कर सकते हैं तो आप रेखा का समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। बस आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। चलिए देखिए, अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये तो आपका हो गया यहाँ तक। अब इसमें क्या करना है? इसमें आपको देखना है कि क्या ये जो समीकरण दिया गया है क्या इस टाइप का है, दोनों समीकरण में x के गुणांक बराबर हैं। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ, उसके बाद आप आगे देखेंगे। आगे देखने का मतलब ये है, अब यहाँ मैं थोड़ा आपको समझाने का पहले प्रयास करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। जैसे आप देखेंगे ये रेखा हो गई, एक रेखा मैं यहाँ से यहाँ तक बना देता हूँ, एक रेखा ये, अगली रेखा मैं ये बना देता हूँ, और अगली रेखा ये बना देता हूँ। ये आपस में क्या है? समांतर। ये मैंने 3 रेखा क्यों बनाया इसको मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए ये रेखा कितनी है? 9x + 6y - कितना है? 7 है। अब देखिए ये तो आपका पहला समीकरण है, कितना दिया गया? 9x + 6y - 7 = 0। और दूसरा समीकरण आपको कितना दिया गया? ये दिया गया है 3x और +2y - 6 = 0। आप ये बताइए क्या दोनों समीकरण में x के गुणांक बराबर हैं और y के गुणांक बराबर हैं? आप देख के बताएंगे। चलिए हम देखते हैं। यहाँ इसका पहले समीकरण में x का गुणांक 9 दिया गया है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। और पहले समीकरण में y का गुणांक 6 दिया गया है और दूसरे समीकरण में आपका y का गुणांक 2 दिया गया है। अब तो आपको एक समीकरण बराबर करना पड़ेगा, चाहे समीकरण 1 को बराबर करिए चाहे समीकरण 2 को बराबर करिए। तो चलिए थोड़ी देर के लिए मैं समीकरण इसको 1 मानता हूँ, इसको 2 मानता हूँ। यहाँ तक समझ गए बात?
अब इसके बाद देखिए, अगर समीकरण 2 को हम बराबर करेंगे, क्यों कैसे बराबर करेंगे, यहाँ हमको 9 लाना है, यहाँ हमको 6 लाना है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 2 में हम 3 से गुणा करेंगे, और नहीं तो आप गुणा नहीं करना चाहते हैं तो समीकरण 1 से 3 को कॉमन करें। बात को समझने का प्रयास करिएगा। इस समीकरण को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ कितना लिख रहा हूँ, 9x + 6y - 7 = 0। अब इसमें से आप क्या करेंगे, इसमें 3 को कॉमन करेंगे। जब यहाँ से 3 को कॉमन करेंगे, समझेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम कितना कॉमन करेंगे, 3 कॉमन करेंगे, यहाँ 3x प्लस कितना हो जाएगा 2y - 7 बटा कितना हो जाएगा 3 = कितना होगा 0। यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, 3x प्लस कितना लिखेंगे 2y - 7 बटा 3 = क्या होगा 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मैंने यहाँ से 3 को कॉमन कर लिया, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा कितना -7/3। अब कहोगे यहाँ 3 नहीं था तभी कॉमन कर लिए। कभी कभी कुछ चीजें हम जबरन कॉमन करते हैं, जब जबरन कॉमन करेंगे तो ये इसके नीचे हो जाएगा। देखिए, अगर इसका गुणा इसमें करेंगे 3 × 3 = 9 होगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 6 होगा, फिर 3 का गुणा इसमें करेंगे -3 × 7 लिखेंगे। जब -3 × 7 करेंगे तो नीचे 3 है, ये है 3 3 कैंसिल हो गया, आपका वही पूर्ण रूप से अदद प्राप्त हो जाएगी, इसीलिए ये नीचे हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, आप ये बताइए, ये जो समीकरण हम 2 बनाए थे, क्या ये दोनों x के गुणांक दोनों में सेम हुए। यहाँ समीकरण 2 में x का गुणांक 3 है, इसमें भी 3 आ गया, इसमें 2 है, इसमें भी 2 आ गया। इसको तो हमने कहा था ये दोनों डिफरेंस होने चाहिए, यानी तीसरा पद C1, आपका C1 C2 ये अलग होने चाहिए, इसको सेम नहीं करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, समीकरण में x और y के गुणांक को बराबर करना है। तो आपने देखा हमने यहाँ तक क्या किया, इसको बराबर कर ले गए, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब ये बताइए, इस समीकरण को हमने यहाँ सॉल्व किया, अब इसको हम क्या मान लें, आप या तो कहो समीकरण, अब यहाँ एक की कहीं आवश्यकता नहीं है, तो चलिए ये 2 था और इसको हम क्या बना लेते हैं, समीकरण कितना बना लेते हैं 3। ये समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। अब एक रेखा ये हो गई, ये कौन सा समीकरण है आप बताएंगे, ये हमारा दूसरा समीकरण है। ये कौन सा समीकरण है आप बताएंगे, ये तीसरा समीकरण है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब ये समीकरण को इस रेखा पे पहले रख दीजिए और इसको इस रेखा पे रख दीजिए और इस रेखा को आप कुछ मान लीजिए। बात को पुनः समझने का प्रयास करिए। चलिए, मैं इस समीकरण 3 को यहाँ लिख देता हूँ। क्यों समीकरण 3 ये कैसे प्राप्त हुआ है, क्योंकि समीकरण 1 से समीकरण 3 प्राप्त हुआ है। अब चाहे आप इसको 1 भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब 1 की कहीं आवश्यकता नहीं है, तो चलिए मैं इसको सीरियल से ही कर देता हूँ, इसको समीकरण 1 कर देता हूँ। ये अब यहाँ से इसको हटा देता हूँ, 1 को हमने सॉल्व किया, अब आपका समीकरण 1 ये बना। अब समीकरण 1 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कितना लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ 3x + 2y - 7 बटा कितना लिखूंगा 3 = कितना करूंगा 0। अगर यहाँ से अगर a की वैल्यू पूछते हैं तो कितना बताएंगे आप, 3 बताएंगे। b की वैल्यू पूछूंगा तो 2 बताएंगे, और c की वैल्यू यदि आपसे पूछता हूँ तो -7 बटा कितना बताएंगे, 7 बटा 3 बताएंगे। ये इस समीकरण में, समीकरण 1 में a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू कितनी है -7 बटा 3 है। अब समीकरण 2 में भी वही है, a की वैल्यू देखिए 3 है, b की वैल्यू कितनी है 2 है, और c की वैल्यू यहाँ कुछ अलग रहे, उसको तो हमने पहले शुरुआत में ही आपको बता दिया। अब देखिए, यहाँ इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे C2 और इसको क्या मान लिया हमने C1 मान लिया। ये C1 हुआ, ये C2 हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए ठीक है, अब हमने क्या किया, इस रेखा को इस समीकरण को इस रेखा पे हमने प्रदर्शित कर दिया। अब बचा ये वाला समीकरण, अब इस समीकरण को हम इस रेखा पे प्रदर्शित कर देते हैं। इस समीकरण को इस रेखा पे प्रदर्शित करेंगे, कितना लिखेंगे 3x + 2y + 6 = कितना करेंगे 0। ये हो गया, ये कौन सा समीकरण है, द्वितीय समीकरण। और ये कौन सा समीकरण है, पहला समीकरण है। और ये कौन सा है, द्वितीय समीकरण है। दिख रहा है आपको, पहला समीकरण और द्वितीय समीकरण दिख रहा है। अब चलिए, अब आप यहाँ तृतीय समीकरण आपके ऊपर निर्भर करता है, आप क्या मानते हैं। चलिए, तृतीय समीकरण मैं आपको बता रहा हूँ क्या मानना है। देखिए, समांतर है, जब समांतर रेखा है तो रेखाएं x और y के गुणांक बराबर रहेंगे।
समांतर रेखा में x और y के गुणांक बराबर रहेंगे, सिर्फ आपका अचर पद बदलता है, C1 C2 C3 ये बदलेगा। तो तीसरा समीकरण आप क्या मानेंगे? तो तीसरा समीकरण आप मानेंगे, यहाँ कितना दिया गया 3x, इसको लिख लेते हैं 3x प्लस कितना लिखेंगे 2y प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, लिख देता हूँ यहाँ C3, कोई दिक्कत? यहाँ यही समीकरण पूछ रहा है, तृतीय समीकरण पूछ रहा है। दो समीकरण आपके लिए ये दिया है, एक समीकरण ये, एक समीकरण ये दे रहा है। तो तृतीय समीकरण पूछ रहा है कि जो एक दूसरे, ये दोनों जो हैं, कह रहा रेखा पढ़िए, पुनः क्वेश्चन को पढ़ेंगे। समांतर रेखा इतना और इतना समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। यानी कौन सी रेखा का समीकरण कह रहा है? तीसरी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो तीसरी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो कहने का तात्पर्य है एक बार आप इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर आप इसके बीच की दूरी निकालेंगे। तो चलिए ठीक है, अब देखिए इस समीकरण में और इस समीकरण दोनों आपको ध्यान देने की बात है। इसमें a का मान कितना है 3x, b का मान कितना है 2y, c का मान कितना है C3 है। और इसमें आपका क्या है, इसमें a का मान 3 है, b का मान कितना है 2 है और c का मान कितना है -7/2 है। यही तो है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, एक बार आप इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, किसके, इसको मैं समीकरण कितना बना दे रहा हूँ, इसको 3 बना दे रहा हूँ। ये यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 के बीच की दूरी, समीकरण 1 और 2 के बीच की लंबिक दूरी। चलिए ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लिखूंगा क्या, समीकरण 1 और ये समीकरण 1 है और ये समीकरण कितना है 3, समीकरण 3 के बीच लंबिक दूरी, यही है। अब यहाँ पहले मैं समीकरण भी लिख दे रहा हूँ, कितना लिख दूं यहाँ 3x प्लस 2y माइनस 7/3, ये एक समीकरण है। और अगला समीकरण आपका क्या दिया गया है 3x प्लस 2y प्लस 3, ये दिया गया है। अब यहाँ से लंबिक दूरी का सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं लंबिक दूरी का सूत्र आपका होता है, चलिए मैं लंबिक दूरी का सूत्र यहाँ लिख रहा हूँ, क्या ax प्लस b दूरी का पूछ रहा है, C1 माइनस C2, C1 ये है C2 ये है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दूरी का सूत्र लिख लीजिए, दूरी क्या लिखेंगे C1 माइनस C2 बटे रूट में क्या लिखेंगे a² प्लस b², ये। अब अगर यहाँ से हम C1 का मान पूछते हैं तो C1 का मान कितना बताएंगे 7/3 बताएंगे, C2 का मान पूछते हैं तो कितना बताएंगे C3 बताएंगे, यही तो बताएंगे आप। देखिए ये समीकरण, ये समीकरण, इसमें C1 ये है, इसमें C2 क्या है C3 है। तो आप देखिए इसको आप माड में लिखेंगे, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए C1 की वैल्यू कितनी है, आप C1 की वैल्यू लिखेंगे -7 कितना लिखेंगे 3, माइनस C2 की वैल्यू कितनी है C3, तो C3 लिख देता हूँ, ये हो गया। बटे नीचे आइए, नीचे आप क्या लिखेंगे a का वर्ग धन b का वर्ग, a का वर्ग कितना है 3 है, b का वर्ग कितना है, यहाँ लिखेंगे 3 का वर्ग प्लस कितना लिखेंगे 2 का वर्ग। तो आपको कितना प्राप्त होगा, यहाँ से बराबर का निशान लगाएंगे, इसके नीचे आप क्या मानेंगे, यहाँ C3 लिखते हैं, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसको आप माड में लिख के चलिएगा। 1 का गुणा 7 में करेंगे तो -7 होगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 3C3 बटे कितना लिखेंगे 3, ये हो गया। नीचे आप कितना लिखेंगे, नीचे आप लिखेंगे ये 3 त्रिका 9 2 दूना 4, ये हो गया। अब इसको और अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इसको माड में ऐसे लिखते रहेंगे, ये हो गया यहाँ तक। अब इसको और लिखेंगे आप, कितना लिखेंगे -7 3C3 बटे कितना लिखेंगे 3 बटे पूरा कितना करेंगे 9 4 13, ये हो गया आपका। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बीच की दूरी आपने निकाल लिया, इतना आ गया। अब आपको इसके और इसके बीच की दूरी निकालना है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, इस रेखा और इस रेखा के बीच की लंबिक दूरी निकाला, हमको इतना प्राप्त हो गया। अब इस रेखा और इस रेखा के बीच की दूरी निकालनी है, तो चलिए ठीक है, यहाँ से अब इसको हमको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसको हटा दूं, या तो कहो आपको यही डायरेक्ट निकाल, यहाँ किसके बीच की दूरी निकालनी है। अब रेखा ए और रेखा इसके बीच लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे
समीकरण 3 और 2 के बीच लंबिक दूरी ये। अब देखिए इसमें क्या है, C1 की वैल्यू कितना लिखेंगे, C3 लिखेंगे, और इसकी वैल्यू C2 की वैल्यू कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो चलिए यहाँ लिखेंगे क्या, दूरी लिख लीजिए, क्या लिखेंगे C1 माइनस C2 बटे क्या लिखेंगे, रूट में A² प्लस B²। C1 का मान कितना, C1 का मान कितना है C3, ये C1, अब ये समीकरण में ये C1 का मान C3 लिखेंगे, कितना लिखेंगे C3, और C2 का मान कितना है, C2 का मान आप बताएंगे 6 बटे कितना लिखेंगे, A का वर्ग धन B का वर्ग, A का मतलब ये, B का मतलब ये, कितना लिखेंगे 9 हो जाएगा, प्लस कितना लिखेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ कितना लिखेंगे, आप लिखेंगे C3 माइनस 6 बटे कितना लिखेंगे 9 4 13, ये हो गया। अब यहाँ से पुनः देखिएगा, आपको क्या करना है, इस रेखा के बीच की दूरी और इस रेखा के बीच की दूरी निकाला, फिर ये रेखा के बीच की दूरी निकाला। अब आपस में क्या कर देना है, इनको बराबर में कर देना है। क्या करना है, बराबर में करना। अब तो आपको यहाँ मिटाना ही पड़ेगा, नहीं तो चलिए ठीक है, देख लूँ इधर कहीं स्थान अगर दिख रहा हो तो चलिए ठीक है, यहाँ आपका आ जाएगा। अब इस की दूरी और इसके टू इसकी दूरी, या तो आप रेखा का नाम लिख लीजिए या तो आप इसको लिख लीजिए, ये दूरी, ये किसकी दूरी निकाले हैं, मान लीजिए D1 है और ये कितना मान लेते हैं D2 है ये। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, D1 बराबर क्या लिखेंगे D2, ये हो गया। D1 की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया है, -7 माइनस 3C ये बटे कितना लिखेंगे 3, पूरे का बटा कितना लिखेंगे रूट में 13 इक्वल टू। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा यहाँ टी लिख देता हूँ इसके पास, इधर से टी यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखिए D1 की वैल्यू आपने इसको लिखा और D2 की वैल्यू आपने इसको, हमने इसको प्रदर्शित किया है, समझने का प्रयास करिएगा, नहीं तो अभी आप कहते ये कैसे हो गया। अब D1 बराबर D2 कर दिया तो ये दूरी बराबर ये दूरी, तो यहाँ देखिए अब ये दूरी आपको कितना आया है, आप बताएंगे, इसको आप मार्ड में लिखिएगा, ये आप कितना लिखेंगे, यहाँ इसको आप लिखेंगे कितना C3 माइनस 6 बटे कितना लिखेंगे रूट में 13। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। यहाँ से रूट 13 को कैंसिल कर दीजिए। अब इसके बाद आप क्या करें, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ मार्ट दोनों तरफ लगा है, मार्ट को हटा दीजिए या आप यहीं से हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो इसीलिए मापांक का निशान लगता है। तो चलिए ठीक है, यहाँ मैं कितना लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा -7 माइनस 3C3 बटे कितना लिखूंगा 3 इक्वल टू, यहाँ कितना लिखूंगा C3 माइनस 6 ये। अब इसके नीचे आप एक मान लीजिए, इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसका गुणा इसमें कर लीजिए। तो चलिए ठीक है, गुणा करते हैं, देखिए यहाँ आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए इसका गुणा इसमें करूंगा, माइनस कितना लिखूंगा 7 माइनस इसका गुणा इसमें करूंगा -3C3 इक्वल टू, इस 3 का गुणा इसमें करूंगा 3C3 होगा, इसका गुणा इसमें करूंगा -3 कितना हो जाएगा 18 ये हो। अब यहाँ से देखिए -7 यहाँ है और ये क्या है प्लस कितना दिया गया है 18 दिया गया है, यही तो दिया गया है आपको। अब आप इसमें क्या करेंगे, आप इसको इधर लेके चले आइए और इसको इधर लेके चले जाइए। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे, चलिए मैं यहाँ से इसको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि चलिए ये तो सारी चीजें आप समझ गए हैं ना। चलिए यहाँ से इसको हटा के यहाँ से मैं आपको पूरा करके, क्योंकि नीचे लिखने में बहुत असुविधा हो रही है। ये देखिए यहाँ आइए आप, यहाँ तक आप सारी चीजें समझ गए, इसको मैं यहाँ से मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए मैं यहाँ से 13 को रूट 13 को कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये हर में थे, ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको और इसको यहाँ लिखेंगे, जब मार्ट का निशान दोनों तरफ से हटेगा तो किसी एक तरफ प्लस माइनस का निशान आप लगा दीजिए। तो आप जब प्लस माइनस का निशान लगाएंगे तो एक बार आप धनात्मक, चलिए उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, 7 माइनस 3C3 बटे कितना लिखेंगे 3 इक्वल टू,
यहाँ प्लस माइनस C3 - 6 बटे कितना लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 मान लीजिए। ये देखिए यहाँ प्लस माइनस का निशान आपका लग गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ आप एक लाइन लिखिएगा, मार जब हटा तो यहाँ प्लस माइनस का निशान लगा। अब यहाँ आप लिखेंगे क्या, धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक मान लेने पर। जब धनात्मक मान लेंगे तो इसको देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ -7 - 3C3 बटे कितना लिखूंगा 3 इक्वल टू, यहाँ देखिए प्लस माइनस लगा है तो मैं प्लस वाला ले रहा हूँ, यहाँ क्या लिखूंगा C3 माइनस कितना लिखूंगा 6 बटे कितना लिखूंगा 1। ये हो गया। अब इसका गुणा आप इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो -7 लिखेंगे, एक का गुणा इसमें करेंगे 3C3 लिखेंगे इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करेंगे 3C3 और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे कितना होगा 18। ये हो गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, -7 है इसको उठा लाएंगे इधर, प्लस 18 हो जाएगा इक्वल टू 3C3 है और इस C3 को इधर ले जाएंगे प्लस C3 हो जाएगा, प्लस 3C3। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, घटाएंगे कितना आ जाएगा आप बताएंगे, 11 आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, ये 3 3 कितना हो जाएगा 6C3। अगर C3 की वैल्यू पूछते हैं तो आप बताएंगे 11/6। ये जी। अब ये C का मान आपका आया है धनात्मक। जब धनात्मक मान आया है तो बस इसको यही ले आके प्रतिस्थापित कर दीजिए। देखिए अभी तो आपने क्या लिया, आपने C की वैल्यू धनात्मक लिया है, अभी आपको एक और बचा है, C की वैल्यू ऋणात्मक भी लेनी है। अगर उसकी वैल्यू माइनस में आती है तो ये इसका 2 समीकरण बनेगा। अगर कुछ नहीं आता है C का मान तो आपका समीकरण यही सिर्फ एक ही बनेगा। चलिए यहाँ तक तो ये सब सारी चीजें आपको समझ में आई है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे अब की बार क्या लेंगे, अब की बार माइनस का निशान लेना है। तो चलिए ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, बिना हटाए ये आप इसको यहाँ सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ एक लाइन आप लिख दीजिए, ऋणात्मक मान लेने पर क्या लिखेंगे, ऋणात्मक मान लेने पर। ऋणात्मक मान जब लेंगे तो क्या लिखेंगे, -7 - 3C3 बटे कितना लिखेंगे 3 इक्वल टू, अब की बार माइनस लेंगे, क्या लिखेंगे C3 - 6, यही लिखेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे। अब देखिए चलिए इसको कोष्टक में लगा दो, या तो 6 को पहले कर दो, इसको बाद में कर दो। तो ऐसे स्थिति में आप यहाँ माइनस कोष्टक लगा दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए -7 - 3C3 इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करेंगे -3C3 - 6। ये हो गया। अब यहाँ इसको लिखेंगे -7 - 3C3 इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करेंगे -3 हो जाएगा और C3 होगा, ये ऋण मिला के धन हो जाएगा, 36 कितना होगा 18। ये देखिए क्या लिखा गया, -C3 लिखा गया, इसको इधर लाएंगे प्लस C3 होगा, यहाँ प्लस 18 है, इसको इधर लाएंगे +7 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ आपको C की वैल्यू कुछ प्राप्त ही नहीं होगी। तो ये मान क्या है, लिखेंगे यह मान संभव नहीं, यह मान संभव नहीं है। अब इसमें C की वैल्यू कुछ प्राप्त हुई नहीं। अब यहाँ C की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, आप बताएंगे इतनी प्राप्त हुई। अब हम समीकरण क्या माने, समीकरण आपने यही तो माना था, 3x प्लस कितना माने थे 2y प्लस C इक्वल टू कितना माने थे 0। अब यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे, 3x प्लस कितना लिखेंगे 2y प्लस C की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया है, C3 का 11 बटे कितना प्राप्त किए हैं 6 इक्वल टू क्या है 0। बस यही आपका समीकरण था, यही आपका आंसर निकल के आ गया। यही आपको करना था और इसमें कुछ करना वरना नहीं था। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, समझने का प्रयास करिएगा। अब तो हमने उसको मिटा दिया समीकरण को। चलिए देख लेते हैं एक बात, जो ये समीकरण दिया गया था इसमें से हमने 9 कॉमन कर दिया, दोनों को हमने बराबर कर दिया। 3 हमने रेखा खींचा, एक रेखा ए, एक रेखा ए, एक रेखा ए, तीनों आपस में समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है, यानी जितना इनके बीच की दूरी है उतना इसके बीच की दूरी है, समान दूरी पर है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इनको इस रेखा के बीच की दूरी निकालकर इक्वल टू इस रेखा के बीच की दूरी निकाल दिया। यहाँ आपको क्वेश्चन में कहा था एक दूसरे के समान है, इसीलिए हमने यहाँ देखिए उसको भी मिटा दिया। नहीं आपको कैसे मैं बताऊंगा, जो चीजें यहाँ से हट गई। तो
दोनों को हमने मान लिया था, एक को डी, ये देखिए D1 और D2 माना था, यानी दोनों के बीच की दूरी। तो जो पहले की बीच की दूरी थी ये इस रेखा के और इस रेखा के बीच की दूरी थी, इसको यहाँ लिखा, और फिर इस रेखा के बीच की दूरी को यहाँ लिखा। फिर हमने सॉल्व किया, धनात्मक मान एक बार लिया, एक बार ऋणात्मक मान लिया, क्योंकि ये आपने यहाँ क्या लगाया था, आपने मापांक लगाया था, मॉड लगाया था। जब ये निशान हटता है तो किसी एक के पास प्लस माइनस का निशान आप लगाएंगे। इसके बाद आपने सॉल्व किया, जब धनात्मक वैल्यू लिए तो आपको 11 बटे कितना प्राप्त हो गया, 6। और जब ऋणात्मक वैल्यू लिए आप देखिए यहाँ से सी कैंसिल हो गया, क्योंकि ये सी इधर माइनस में था, ये इधर आया प्लस में हो गया। ये 18 प्लस में था, 7 इधर आया, इतना हो गया। अब इसमें सी की वैल्यू कहाँ प्राप्त हुई, तो इसलिए यह मान संभव ही नहीं था, और सी की वैल्यू 11/6 आई थी। बस ये इसी सी के स्थान पे आपको ऐसे क्या लिख देना है, 3x + 2y प्लस कितना लिख देंगे, 11/6 इसको। बस यही आपका समीकरण हो गया। अब ये तीसरा समीकरण जो पूछा था, आप समीकरण ज्ञात करिए। आपका समीकरण कहाँ था, यही समीकरण आपने ज्ञात कर दिया, और अब इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में आप जरा एक बार पढ़िए उसको, इसके बाद मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कह रहा है, बिंदु कितना दिया गया है, 1,2 बिंदु दिया गया है, 1,2 से होकर जाने वाली एक प्रकाश किरण x अक्ष के बिंदु ए से परिवर्तित होती है, और परिवर्तित किरण बिंदु 5,3 से होकर जाती है, तो ए के निर्देशांक ज्ञात करिए। आप बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, आप एक फिगर में बना रहा हूँ, फिगर को आप समझ जाइए। फिगर को आप समझ गए, क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो देखिए मैं एक यहाँ फिगर बना रहा हूँ, ये फिगर आप बहुत समय से पहले से परिचित ये। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ नामकरण कर दीजिए, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। कह रहा है बिंदु 1,2। अब देखिए कोई बिंदु है, बात को गौर से सुनिए, कोई बिंदु है, वह 1,2 से होकर जाने वाली एक प्रकाश किरण। अब देखिए मान लीजिए मैं यहाँ से एक प्रकाश किरण गुजार रहा हूँ, ये एक प्रकाश किरण ऐसे लेके गया, ये प्रकाश किरण गई। कह रहा बिंदु 1,2 से होकर जाने वाली एक प्रकाश किरण x अक्ष के बिंदु, x अक्ष आपका यही तो होता है, x अक्ष आप बताएंगे, हाँ x अक्ष के बिंदु ए से। अब इस बिंदु का नाम क्या लिखेंगे, ए, इस बिंदु का नाम ए कर देते हैं। ध्यान से देखते चलेंगे, इस बिंदु का नाम ए कर दिया। कह रहा ए से परिवर्तित होती है, अब ए से ये परिवर्तित हो जाती है, ये परिवर्तित किरण बिंदु 5,3 से होकर जाती है, 5,3, ये मान लीजिए यहाँ मान लेते हैं, ये 5,3 ये हो गया, 3 से हो जाती है। ए के निर्देशांक ज्ञात करिए। चलिए यही ए का निर्देशांक आपसे पूछ रहा है, क्या होगा। ये देखिए ये यहाँ से ऐसे आई, ये किरण ऐसे निकल गई, यहाँ पर लगी, यहाँ से परिवर्तित हो गई। अब यही एक बिंदु हम क्या मान लेते हैं, एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं 1,2, कितना मान लेंगे, 1,2। ये बिंदु हमने मान लिया 1,2। क्वेश्चन में कहा कोई एक बिंदु है 1,2, वह बिंदु उसी बिंदु से एक प्रकाश की किरण चलती है, x अक्ष पे जाती है, ये इसी बिंदु से कह रहा है। क्वेश्चन में बिंदु कहा 1,2 से कोई एक किरण जाती है जो x अक्ष पे जाती है, x अक्ष आपका यही होगा, यहाँ से जाती है, फिर 5,3 से होकर निकल जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो आप इस रेखा का नाम आप क्या लिखेंगे, इस रेखा का नाम लिखेंगे आपतित किरण, और इसका क्या लिखेंगे, परावर्तित किरण। आप इसको परावर्तित किरण करेंगे। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब थोड़ी देर के लिए आप हमारे साथ बने, तन मन से बने। अब देखिए मैं यहाँ आपको क्या बताने चल रहा हूँ, ये आपतित किरण हुई, ये परावर्तित किरण हुई। तो फिजिक्स कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक सीध में होते हैं। अभिलंब आपका ये हो गया सीधो सीध, अभिलंब यानी
अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होते हैं, आपस में सदैव बराबर होते हैं। आपने पढ़ा है। तो चलिए ठीक है, अब देखिए यहीं से मैं ऐसे डॉट डॉट करके एक रेखा इस तरह से बना देता हूँ। मान लेता हूँ ये आपका अभिलंब है, आप इसको ढंग से बनाइएगा। ये अभिलंब की रेखा मान लेते हैं, ये अभिलंब की रेखा हो गई, ये अभिलंब की रेखा हो गई। अब बताइए ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये अभिलंब हो गया। आप ये बताइए यहाँ अगर पूछे हम इधर कितने अंश का कोण बनेगा तो क्या बताएंगे। यहाँ का कोण मान लेते हैं थीटा और इधर का कोण क्या मान लेते हैं थीटा, दोनों तरफ थीटा थीटा, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, ये किरण आपतित हो गई, ये अभिलंब हो गया, इनके बीच का कोण है थीटा। और फिर ये क्या हुआ, अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच का कोण क्या है, थीटा है। यहाँ तक समझ गए बात, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब कोण के बारे में, वहाँ समझे होंगे। तो वहाँ नहीं समझे हैं तो यहाँ समझ लीजिए। ये अभिलंब है, जब ये अभिलंब है, अगर हम इस रेखा, ये देखिए ये रेखा जो है, इस रेखा से और इस रेखा के बीच का कोण पूछते हैं तो आप कितने अंश का बताएंगे। आप बताएंगे ये तो हम ये रेखा अभिलंब वाली लेंगे, इसको लेंगे तो हम बताएंगे 90 अंश, यही तो बताएंगे। इस रेखा से यहाँ तक 90 अंश। पुनः समझने का प्रयास करेंगे, अभिलंब से और ये क्षैतिज रेखा तक कितने अंश का कोण है, आप बताएंगे 90 अंश का है। कितने अंश का है, 90 अंश का है। ये 90 अंश का हो गया। अब देखिए इधर का कोण ज्ञात करना है, इस रेखा का इस तरह से ढाल देना है। ये अभिलंब वाली रेखा परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना है, थीटा है, और ये पूरा कितना है, 90 अंश है। तो 90 में से हम यहाँ क्या करेंगे, थीटा को घटा देंगे। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। पुनः समझेंगे, ये अभिलंब और ये रेखा के बीच का पूरा कोण कितना है, 90 अंश है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण देखिए इस तरह से जो गया है कितना है, थीटा है। इसीलिए 90 में से हम जब थीटा घटा देंगे तो ये इस रेखा का झुकाव, इस रेखा का झुकाव जो पूछ रहा है कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, यानी 90 अंश माइनस थीटा हो गया। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ से पुनः सुनेंगे। अब अगर हम इस रेखा का पूछते हैं ढलान, इस रेखा का जो आपतित किरण है इसका कितना होगा, इसका आप कितना बताएंगे, आप बताइए। अब देखिए जब इसका पूछेंगे तो आप यहाँ से यहाँ तक कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है। अगर हम यहाँ से इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे, अब स्थान नहीं है कैसे हम इस रेखा को घुमाएं, देखिए यहाँ से इस रेखा से होते हुए यहाँ तक आपका, देखिए मैंने कहाँ से कहाँ तक घुमाया, ध्यान दीजिए। यहाँ से हमने अपने पेन को रखा, यहाँ से होते हुए इस तरह से होते हुए इस रेखा तक आए। अब हमने पूछा यहाँ कितना कोण बनेगा, तो आप यहाँ बताएंगे 90 प्लस थीटा बनेगा। क्यों, क्योंकि ये अभिलंब तक 90 बन रहा है और अभिलंब और ये परावर्तित किरण जो है इसके बीच का कोण थीटा है, इसके और इसके बीच का कोण क्या है, थीटा है ना। तो यहाँ तक 90 बन रहा है तो इधर थीटा और चले आ रहे हैं तो 90 प्लस थीटा हो गया। कोई दिक्कत, आप बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, इस रेखा का नाम लिख देते हैं, ये बिंदु ये तो पहले से निर्धारित कर दिया, इसमें ये निर्धारित कर दिया। यहाँ लिख लेते हैं मैं P और यहाँ क्या लिख लूँ Q, इस बिंदु को मैं P लिख दिया और ये दिया गया है और ये दिया गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ लिखेंगे क्या, P A का ढाल बराबर A Q का ढाल। पुनः सुनिए, लिखेंगे P A का ढाल बराबर A Q का ढाल, A Q का ढाल। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। P और A का ढाल निकाला और A और Q का ढाल निकालना है। ढाल को किससे व्यक्त करते हैं आप जानते हैं, यम से, यम से व्यक्त करते हैं। अच्छा ये बताइए ये दोनों बिंदु हैं कि नहीं, अब बताएंगे दोनों बिंदु हैं। अब चाहे आप दोनों बिंदु को आप अलग अलग निकालिए, चाहे दोनों बिंदु को आप साथ में निकालिए। जैसे मैं आपसे पूछूं ये बिंदु एक कामा कितना दिया गया है, 2, और ये कितना दिया गया है, ये बिंदु पर कितना होगा इसका निर्देशांक, आप इसको बताइए। इसकी तो मैंने चर्चा ही नहीं किया। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन में कहा है x अक्ष के बिंदु A से परावर्तित होती है, तो ये बिंदु हमने यही माना। जब A x अक्ष पे है
तो x अक्ष पे निर्देशांक क्या होगा, आप लिखेंगे a कामा 0 लिखेंगे, यही तो होगा। x अक्ष पे a कामा 0 और y अक्ष पे 0 कामा b, यही तो होता है। इस चीज को हमने कई बार आपको बताया है। जब x अक्ष पे है तो a कामा 0 होगा इसका निर्देशांक। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब इस रेखा, इस बिंदु से इस बिंदु के आप निकालेंगे क्या, यम निकालेंगे। तो चलिए पहले आपने लिखा क्या, ए पी का ढाल, ए पी का ढाल क्या लिखेंगे, यम बराबर, यम को आप tan थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए मैं अब यहाँ से आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पहले लिख देता हूँ यम बराबर, क्या लिखूंगा, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। यहाँ तक समझ में आ रहा है ये। अब देखिए ए पी का बिंदु क्या है, ये और ए क्यू का बिंदु ये, तो मैं दोनों अलग अलग निकाल के लिख दूं कि एक साथ लिख दूं। तो चलिए एक साथ में लिखूंगा तो थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा, मैं अलग अलग निकाल के लिख देता हूँ। यहाँ किसका निकाल रहा हूँ, बिंदु 1 कामा 2 और 1 कामा 0 का, ये इसका निकाल रहा हूँ। जब इसका निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, यम बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। यम को आप क्या लिख सकते हैं, आप बताएंगे। मैं यम को लिख सकता हूँ tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू अब बताइए, ए और पी, ए पी का जो ढलान दिया गया है इस रेखा से यहाँ तक कितना है थीटा का मान, अब बताएंगे 90 प्लस थीटा। यहाँ आप यम के स्थान पे क्या लिखेंगे, थीटा। y2 का मान कितना लिखेंगे, y2 का मान लिखेंगे 0, y1 का मान कितना लिखेंगे 2, x2 का मान कितना लिखेंगे, x2 का मान 1 माइनस, और x1 का मान कितना रखेंगे 1। इसमें थीटा बराबर कितना दिया गया, इस रेखा से यहाँ तक ढलान कितना दिया गया है, 90 प्लस थीटा। अब यहाँ tan कितना लिखेंगे, tan 90 प्लस थीटा, यहाँ से कितना हो जाएगा -2 बटे क्या लिखेंगे, a माइनस 1। tan 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, आप बताएंगे, ये द्वितीय चतुर्थांश। किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे tan 90 प्लस थीटा, आप लिखेंगे माइनस काट थीटा, कितना लिखेंगे, -2 बटा ये, आपका इतना मान आ गया। अब पुनः ए क्यू का ढाल लिखेंगे, मैं यहाँ ए क्यू लिख देता हूँ। ए क्यू का बिंदु क्या लेंगे, ए कामा 0 लेंगे और अगला क्या लेंगे, 5 कामा 3, ये। अब ए क्यू में थीटा क्या है, ए क्यू में आपने थीटा लिखा है 90 माइनस कितना, यही तो लिखे हैं। अब इस रेखा का झुकाव पूछ रहा है, ये है, क्यू ये है, ए का बिंदु ये है, क्यू का बिंदु ये है, यही लिखेंगे यहाँ। जैसे यहाँ आपने लिखा, यहाँ tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। देखिए स्थान न होने के कारण मैंने यहाँ जो इसको यम से व्यक्त करते थे हमने डायरेक्ट लिख दिया, यम के स्थान पे tan थीटा डायरेक्ट लिख दिया। आप यहाँ भी tan थीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लिखेंगे tan थीटा की वैल्यू कितना लिखेंगे, 90 अंश माइनस क्या लिखेंगे, थीटा, इसके टू आप क्या करेंगे, y2 की वैल्यू क्या है, आप बताएंगे। y2 की वैल्यू हमको दी गई है, कितनी दी गई है y2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू आप यहाँ से लिखेंगे, कहाँ गया ये 3 लिखेंगे, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 यही मान रहे हैं। तो ये y2 है, y2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू कितना रखेंगे 0 बटे x2 की वैल्यू कितनी 5, x1 की वैल्यू कितनी है a है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये प्रथम चतुर्थांश। आप जानते हैं इसका क्या होगा, काट थीटा, कितना लिखेंगे 3/5 माइनस a। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप बताएंगे यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, चलिए इसको मैं यहाँ क्या मान लेता हूँ, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ से देखिए ए भी माइनस में ये आपके कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया। लिखेंगे समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, यहाँ से देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, लिखूंगा समीकरण 1 का
मान 2 में रखने पर, ये देखिए रखने पर, अब देखिए काट थीटा यहाँ है, काट थीटा यहाँ है, काट थीटा समीकरण 1 में क्या प्राप्त हुआ है, 2/, यही तो प्राप्त हुआ है। आप लिखेंगे क्या, नीचे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, चलिए एक लाइन में यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ क्या लिखूंगा, ये देखिए ये काट है और यहाँ काट का मान 2/, आपने प्राप्त किया है a-1। तो यहाँ देखिए इस काट के स्थान पे क्या लिखूंगा, 2/a-1 इक्वल टू, ये इस काट के स्थान पे ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ देखिए मैंने एक स्टेप लिख दिया है। अब इसके बाद फिर देखिए ये क्या है, ये मान हमने कहाँ लिखा, इस काट के स्थान पे लिखा, और इसके बाद फिर इसको हम यहाँ लिख देते कितना, 3/5 - 1, ये हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका गुणा इसमें कर देना है, इसका गुणा इसमें कर देना है, एक की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना लिखें, पहले इसका गुणा इसमें कर देते हैं, चाहे जिसका जिसमें गुणा करिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका गुणा इसमें कर रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा 3a - 3 इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करूंगा 10 माइनस कितना लिखूंगा 2a, ये हो गया। अब आप इसको इधर लेके चले आइए, यहाँ कितना लिखूंगा 3a, इसको इधर लाऊंगा प्लस 2a इक्वल टू, ये 10 है, इधर जाएगा प्लस कितना हो गया 3, -3 इधर था उसको हमने भेजा उधर, होगा प्लस, यहाँ 3 2 कितना हो जाएगा 5a इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। यहाँ तक बातें समझ में आ रही कि नहीं, ये बराबर आप कितना लिखेंगे 13/5। ये जो आपको x अक्ष पे वह बिंदु पूछा था, यही पूछा था x अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात करिए, तो आपने a की वैल्यू कितना प्राप्त किया, आपने a की वैल्यू प्राप्त किया 13/5, 0, ये आपका, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार पुनः समझ लेते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। कह रहा था एक बिंदु है, चलिए एक बिंदु हमने यहाँ मान लिया, कहा एक बिंदु 1,2 से होकर जाने वाली एक प्रकाश की किरण x अक्ष के किसी बिंदु पर, ये बिंदु था, इसी बिंदु से एक किरण जा रही थी, वह x अक्ष पे जा रही थी, और x अक्ष पे जहां जा रही थी उसका नाम क्या था, a था। फिर कह रहा था a से परिवर्तित होती है, जब यहाँ पड़ती थी तो यहाँ से परिवर्तित होकर निकल जाती थी, जब यह परिवर्तित होकर जाती थी तो उस किरण का एक बिंदु 5,3 है, तो 5,3 हमने यहाँ लिख दिया, देख रहे हैं समझ रहे हैं, 5,3 से होकर जाती है, तो a के निर्देशांक ज्ञात करिए, यानी ये निर्देशांक आपको कह रहा था ज्ञात करने के लिए, ये निर्देशांक, यही निर्देशांक आपको a का कह रहा था ज्ञात करिए। तो हमने इसका निर्देशांक क्या माना था, a,0 माना था, यही तो माना था। अब हमने क्या किया, हमने आपको समझाने का प्रयास किया, ये किरण आई इधर से इधर निकल गई, और हमने एक इसका अभिलंब खींच दिया, जब अभिलंब खींचा तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण यहाँ थीटा बना, और ये अभिलंब और ये क्या है, परावर्तित किरण के बीच का कोण थीटा हुआ। अगर हम आपसे अभिलंब से और इस रेखा के बीच का कोण पूछते तो आप बताते 90 अंश है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपको, सुनिएगा, यहाँ से यहाँ तक आपको कितना दिया है, ये थीटा दिया गया है, ये देखिए ये थीटा दिया है, तो ये पूरा कोण 90 अंश है, यहाँ से यहाँ तक 90 अंश है, और ये थीटा दिया गया है, 90 में से हम थीटा को घटा दिए, हमको कौन सा कोण पता चल गया, ये इतना कोण पता चल गया, इतना, यानी इस रेखा का झुकाव इसकी तरफ का पता चल गया। अब पुनः यही प्रोसेस किसके साथ लागू हुआ, इसके साथ, इस रेखा के साथ पी ए रेखा के साथ ढाल लागू हुआ, पी ए के साथ, यानी ये इस रेखा से कितने की इधर झुकी हुई, तो यहाँ से देखिए यहाँ तक आपने कितना होता है 90 अंश होता है, अभिलंब तक 90 अंश का कोण बना, और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच का कोण कितना था, आप बताते थीटा था। जब ये कोण थीटा था तो 90 में हमने क्या किया, यहाँ तक 90 बन रहा था, इधर थीटा था तो 90 प्लस थीटा कर दिया। अब हमने इस बिंदु से ढलान निकाला, इस बिंदु से इस बिंदु का ढलान निकाला, ये देखिए यहाँ लिख दिया। अब दोनों का बिंदु आप लिख दीजिए, इसको मैंने इसलिए छोड़ दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप, मैं कुछ और सोचा था कि आपको यहाँ ना स्थान होगा यहाँ आपको लिखने के लिए, लेकिन ये हो गया, इतने में कोई दिक्कत नहीं है।
अब परेशान मत होइएगा। अब एक यू का ढलान, एक यू का ढलान का मतलब इसका इसका, यहाँ आप बिंदु लिख लीजिए, एक कामा कितना लिख लीजिए 2, और अगला क्या लिख लेंगे, अगला आप लिखेंगे 1, 0। देखिए इसको मैंने यहाँ लिखा है ये, और इसका कोण कितना बन रहा है थीटा, 90 प्लस थीटा बन रहा है ये, और इसका 2 कर देंगे यहाँ। इसका ढलान क्या है, इसका 1, 0 है, और 5 कामा कितना है 3 है ये, और इसका और क्या है, थीटा कितना है, इसका थीटा आपका है 90 माइनस थीटा। ये सारी चीजें हमने लिखा यहाँ छोटा छोटा। अब देखिए इसके बाद हमने फार्मूला लगा दिया दोनों तरफ, फार्मूला लगाने के बाद समीकरण बना दिया, उसके बाद सॉल्व कर दिया, आपका आंसर प्राप्त हो गया। तो अभी आपके 2 क्वेश्चन इस प्रश्नावली के और बचे हुए हैं, उन दोनों क्वेश्चन को मैं बहुत जल्द लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और इसके बाद यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में कोई भी समस्या होगी तो उसको आप कमेंट करिएगा, इसलिए हमने उस क्वेश्चन को नहीं लिया, वो क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है। इससे इस दोनों क्वेश्चन को आपने देखा कितने लॉन्ग है, इससे भी लॉन्ग वो दोनों क्वेश्चन है, इसीलिए हमने उसको नहीं लिया। अगर उस दोनों क्वेश्चन को लिया होता तो वीडियो करीबन जो है 2 घंटे के करीब में बन जाती, इसीलिए हमने उसको नहीं लिया, 2 ही क्वेश्चन को लिया, तभी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं तो 45 मिनट का समय जरूर लग गया होगा। चलिए ठीक है, इस टाइप की वीडियो को देखने के लिए एक बार हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।